अस्सलाम वालेकुम लम्स, वेलकम टू द गैर सियासी शो एपिसोड 1। मेरे साथ आज बैठे हैं आपके जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट्स फ़िज़ा फ़ातिमा नवाज़ एंड सईद अब्दुल्ला गिलानी। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या सोच कर इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया, उनके क्या तासुरात हैं अबाउट द इश्यूज़ इन लम्स एंड इन सोसाइटीज़, इन स्टूडेंट काउंसिल एंड व्हाट दे प्लान ऑन डूइंग अबाउट इट। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू बी आस्किंग देम व्हाई वी शुड वोट फॉर आइदर ऑफ देम। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड। अच्छा, सो आपको हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आप दोनों ने जनरल सेक्रेटरी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, तो आप मुझे ज़रा समझाने की कोशिश करें कि व्हाई आर यू द बेस्ट फिट फॉर दिस पोजीशन? If I do take the first step, I think before answering why I want to go for GenSec, I would want to answer why elections in the first place. उसमें ये था कि when I came into LUMS in my freshman year, what I noticed was the fact that a lot of people and their entire motivation coming into elections and even running and the promises that they made were grandiose promises. लेकिन उन grandiose promises के शोर के पीछे actual बुनियादी मसाइल आपके और मेरे छुप जाते थे, and they have been there, वो छुपे रहे हैं for a very long time, and that's why consistently वो problem solve नहीं हो रहे. So that was one thing that I really wanted to solve. And then why GenSec in particular? I think because GenSec की जो position है, जो उसका role है, उसकी जो mandate है, that is something that actually deals with managerial, logistical and financial problems, ठीक है? And that does give me the authority, if I do come into council, to actually tackle those from a very ground and root based level. And of course क्योंकि various मसाइल थे, तो EC positions of course handle a lot of different committees and a lot of different issues that come underneath that umbrella. So that's why I wanted to run for GenSec, and why I think that I am the best fit, because I think one thing that makes me the best fit for this position is because I really connect with people reaching their own level. मतलब in a sense कि people come from different various backgrounds, ethnically, regionally, ठीक है, और उनके हर किसी के different perspective होता है on the issue, ठीक है. जब तक आप उनके issue और उनके issues से आप वो और उनके lens से वो problems नहीं देख नहीं सकते ना, आप उनको उस तरह सॉल्व नहीं कर सकते जिस तरह वो एक्चुअली चाहते हैं. सो द कनेक्टिविटी बिटवीन यू एंड योर वोटर बेस आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दैट मेक्स मी द बेस्ट फिट फॉर दिस पोजीशन. ओके, मिस्टर गिलानी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला गिलानी है और आई एम अ GenSec candidate for the upcoming student council elections. When I came to LUMS, obviously political mobilization was at its peak, so I would reach out to my seniors, अपने भाई से reach out करता था who has graduated from LUMS. तो मुझे उनसे आइडिया होता था अबाउट हाउ काउंसिल्स ड्यूरिंग देयर टाइम फंक्शंस, अबाउट हाउ काउंसिल्स लास्ट ईयर फंक्शन, इस साल काउंसिल किस तरह चल रही हैं. और एक जो मेजर फ़र्क मैंने नोटिस किया वो था कि हाउ द पावर डायनामिक हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट काउंसिल टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन. आप जिस चीज़ के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाना चाहते हो, द एडमिन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिएक्ट्स और वो आपको रोक देते हैं. लेकिन आई थिंक द क्वालिटी दैट आई हैव के आई थिंक के आई वुड बी अ गुड फिट फॉर दिस पोजीशन इज़ perseverance के यू बी एक्सेसिबल योर सेल्फ एंड यू मेक योर काउंसिल एक्सेसिबल टू द पीपल. perseverance कि आप एक दफ़ा कोई प्रोपोजिशन लेके जाते हो टू द एडमिन, तो द एडमिन अगर वो रिजेक्ट कर भी दे, आप उसको एक बेहतर तरीके से उनके पास वापस लेके जाओ. perseverance के आपने जो वादे किए हैं पूरी स्टूडेंट बॉडी को, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि वो वादे पूरे. बेहतरीन. एंड आप स्पेसिफिकली एक बेहतरीन कैंडिडेट क्यों हैं इस पोजीशन के लिए? आई थिंक कि जैसे कि मैंने मेंशन किया, नंबर 1 के सोसाइटी एक्सपीरियंसेस के थ्रू बीइंग अ मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स टीम्स इन द पास्ट, वो जो perseverance की स्किल होती है दैट आई हैव लर्न. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं 13 साल एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ. मैं डाइवर्स लोगों से मेरी मुलाकात हुई है. आई अंडरस्टैंड देयर बैकग्राउंड, आई नो हाउ टू कन्वर्स विद दैम. LUMS ऑल्सो इज़ अ वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड. यहाँ पे सिर्फ एक सेक्टर के लोग एग्जिस्ट नहीं करते. यू शुड नो हाउ टू कन्वर्स विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. उनके मसले आपने समझने हैं कि एक दफ़ा आप काउंसिल के अंदर आते हो, आप हर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो. एंड आई थिंक थ्रू माई पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई कैन डू, मैं उनके हर एक मसले को अपना मसला समझ सकता हूँ, उसको अपना मसला समझ के काउंसिल के अंदर डील कर सकता हूँ.
बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने बात की अबाउट न्यू फेसेस एंड इंडिपेंडेंस इन योर स्पीचेस एंड इन योर मैनिफेस्टोज एंड इन योर पोस्ट्स एज वेल। व्हाट आई वांट टू नो इज़ आपकी जो ये आइडिया है काउंसिल की बैकिंग्स का और लॉबीज़ का, क्या आप ये हमें बताना चाह रहे हैं कि आपकी कोई बैकिंग, कोई लॉबी इस तरह की एग्जिस्ट नहीं करती? बिकॉज आप कह रहे हैं कि न्यू फेसेस आने चाहिए और आपको अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहिए, जैसे फिज़ा ने भी अपनी स्पीच में कहा, आपकी भी पोस्ट के अंदर लिखा हुआ था। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? I primarily come from an all-girls school here in Lahore. We never had a candidate yet alone that they won. तो naturally मेरी जो main supporter base थी, जब मैं पहली दफ़ा मैंने सोचा कि मैंने आना है elections में, it was the most apolitical women here on campus. But again, that is not the only segment of the population that I am going to represent, because this is an EC position after all. तो of course साथ साथ लोग जुड़ते गए. Support is a natural phenomena. People अगर आपके अंदर बिलीव करते हैं, they believe in your potential, if they believe that you are on merit, ठीक है ना, even if their values and your values align, I think वो support system gather होती रहती है. And this is one thing that I really call up in my meetings as well, कि of course सफ़र का आगाज़ अकेले हुआ था, but then साथ लोग जुड़ते गए, हम क्या लोग जुड़ते गए और अब वो एक काफ़िला बन गया. That I call my family. So I think that really matters कि if people align with you and your values, तो एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, ठीक है. बट उसको primarily in my case you cannot call a lobby because it never existed as an established support system. You created that from ground up because of the people and the support that they showed. अच्छा, so सबसे पहली बात ये कि I think lobbying is a harsh culture but one that has been embedded into LUMS politics. पहली बात ये है कि लॉबिंग एग्जिस्ट क्यों करती है. लॉबिंग इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि आपके उन लोगों के साथ जिनके साथ आप बैकग्राउंड शेयर करते हो, जिनके साथ आप एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, आप उन लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आप उन लोगों के ऊपर ज़्यादा यकीन करते हो. बट ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स ये बात सिर्फ लॉबिंग की नहीं है, क्योंकि लम्स के अंदर आपको आके इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि दिस इज़ एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट. सबसे पहली बात मैं अपना स्टांस क्लैरिफाई करना चाहूँगा. आई एम फ्रॉम HSN, लेकिन मैंने वहाँ पे 13 साल गुजारे हुए हैं और जो भी मेरी लम्स में आके NHS यूनियन सपोर्ट्स मी, वो इस बेसिस पे नहीं करता कि आई एम सोलली NHS यूनियन. वो इस बेसिस पे करते उसने 13 साल देखा है कि इफ़ आई एम क्रेडिबल और नॉट, नंबर 1. नंबर 2, इसने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे डिड आई स्टिक टू माई वर्ड और नॉट, और उसके बाद यहाँ पे आके उसने मुझे सपोर्ट करने का फ़ैसला किया. इसके अलावा जहाँ तक बाकी सपोर्ट की बात आती है, आई थिंक लाइक फिज़ा मेंशन के आप स्टार्ट में एक अपने मोटिव के साथ आते हो, एक विजन के साथ आते हो, एंड देन यू कन्वे दैट विजन टू पीपल एंड देन इट इज़ अप टू द पीपल के वो आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते. बेहतरीन बेहतरीन. अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ थी आप लोगों की मैनिफेस्टोज़ के अंदर, स्पीचेस के अंदर. जिस तरह फॉर इंस्टेंस फिज़ा ने मेंशन किया था, एक 24/7 फार्मेसी आपने मेंशन की थी कि दैट इज़ समथिंग दैट यू वांट टू इंस्टिल फॉर लम्स. एंड आपने अब्दुल्ला मेंशन किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सोलर पैनल्स की सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन इनटू लम्स एज वेल. अब जो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग होंगे, यू आर गोइंग टू बी द फाइनेंशियल लीडर्स ऑफ द Student Council. What will happen when the administration tells you that they don't have the funds for all of the big dreams that you've dreamt? And then what is your fallback going to be? सबसे प्राइमरी चीज़ ये आती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि जो मसाइल आप लेके जा रहे हो वो प्रायोरिटी नहीं है. बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट बॉडी, मेरा ये काम है कि मैं उन मसाइल को एडमिन की प्रायोरिटी बनाऊँ. मैं उनके पास प्रोपोजिशन लेके जाऊंगा. देयर इज़ अ प्रॉपर फ्रेमवर्क दैट यू शुड अंडरस्टैंड. मैं उनके पास एक प्रोपोजिशन लेके जाऊंगा. अगर वो रिजेक्ट करते हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि इस प्रोपोजिशन के अंदर व्हाट डू यू थिंक द इश्यूज़ आर. उन इश्यूज़ को आप केटर करो, आप प्रॉपर फाइनेंसेस के साथ उनके पास एक दोबारा विजिट करो और उनके पास प्रोपोजिशन फिर से लेके जाओ. पहली चीज़ ये आती है. दूसरी चीज़, ऑब्वियसली द काउंसिल बजट इज़ वेरी लिमिटेड, अराउंड आई थिंक 7 to 8 लाख पर ईयर. तो आपने काउंसिल बजट बीइंग इन द काउंसिल इंक्रीज़ करने की भी कोशिश करनी है. वो उसके आई थिंक आई हैव 2 to 3 सॉल्यूशंस. नंबर 1, जिस तरह इन फरवरी आई थिंक ज़शान अली का एक कॉन्सर्ट हुआ था होस्टेड बाय द लम स्टूडेंट काउंसिल, तो आप इस तरह के कॉन्सर्ट्स करा के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो. नंबर 2, आपकी सोसाइटीज़ की फूड स्ट्रीट्स खुलती हैं इन IDC. काउंसिल कैन ओपन इट्स ओन फूड स्ट्रीट्स वंस अ मंथ, जिसके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो. एंड आई थिंक वो रेवेन्यू आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर फिर प्रोपोर्शनली इस्तेमाल भी कर सकते हो. It's great perhaps to take these initiatives, but what happens when you take a large initiative and it doesn't pan out?
So what are you going to do then? Obviously when you take a large initiative आपने logistically कोशिश करनी है कि जो इसकी costs हैं that is as minimum as possible. For example जब आपका ज़िशान अली का concert हुआ था they reached out to him with उनका एक personal connection था with ज़िशान. तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी कॉस्ट जितनी मिनिमम हो, जो आप सिंगर लाते हो, आप फूड स्ट्रीट्स खोल रहे हो, आप जितनी मिनिमम कॉस्ट के ऊपर प्रोसेस कर सकते हो आप उसके ऊपर करो ताकि आपके रेवेन्यू एंड एट द एंड आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. बेहतरीन. स्पोकन लाइक एन SDSB जूनियर इन फैक्ट. अभी तक next year, right? Rising junior. Fiza, what do you think about this? And if you want, I can repeat the question. For me, it's the fact that first you need to, really understand and establish what the masla really is. ठीक है, मसला सिर्फ financial basis पर ही solve हो सकता है, और there are alternative जो कि आप finances के बगैर भी कर सकते हो. If it is the financial route, so you can go for sponsorships. And a lot of times, जो आपके council members होते हैं, they are able to bring in, especially people who are, senior batchships, because they have had industrial contacts before, they have had internships, they have had made contacts. ठीक है, especially like for example in my case, I'm an LCG, I've worked along with a lot of companies myself. So you do make industrial contacts, and that's the experience that you try to bring into the system as well. ठीक है, आप उनको यूज़ कर सकते हो. दूसरा यही था कि पिछले साल काउंसिल ने एक थिंग जो की थी, which Abdullah also mentioned, was the fact कि हर Thursday कोई ना कोई आप स्टॉल लगा रहे होते थे, and the revenue that you generate is then funded to the council. So these are the two routes that you could take, alternative routes apart from the अभी I think 11 लाख का बजट है recently जो updated इस साल का council का बजट है, that you can take. तो मेरे लिए ये ज़्यादा important है. For the entire year, it's 11 lakh. Yeah. For the entire year आपका initially 8 लाख होता है, लेकिन obviously the EC positions go to Dean वैसे और वो उनसे बढ़वा सकते हैं. So इस साल 3 लाख additional budget मिला. But Fiza, I have a follow up for you. आपने बात की sponsorships की. मुझे आप ज़रा समझाएं कि एक 24/7 pharmacy को विदाउट फंडिंग आप किस तरह इस्टेब्लिश कर सकती हो? Without funding, उसमें ये था कि for me it's more not about finances, it's more about the logistical issue and for people and the admin to understand the fact कि वो अच्छा बीमारी से 10 बजे से पहले नहीं आती, उसके बाद भी आ सकती है. ठीक है, बिकॉज पिछले साल जब काउंसिल ने हमें पिच की थी फार्मेसी, तो उन्होंने कहा था कि रात के अगर 12 बजे भी किसी को मसला हो तो आपको H ब्लॉक जाना पड़ता है. दैट प्रॉब्लम स्टिल स्टैंड्स बिकॉज आपकी जो सुपर स्टोर है वो 10 बजे बंद हो जाता है. द वेरी सिंपल हल जो है, इवन विदाउट मूविंग इट लॉजिस्टिकली टू अनदर प्लेस विद इन द कैंपस एंड बिल्डिंग दैट, आप बड़ी आसानी से एक विंडो काउंटर खोल सकते हो. अगर आपने देखा हो फार्मेसी के साथ एक दरवाज़ा है, वो आउटसाइड टूवर्ड्स द खोखा खुलता है, आप एक विंडो काउंटर इस्टेब्लिश कर लो द वे दे आर इन हॉस्पिटल्स. ठीक है, उसके लिए बस आपको एक स्टाफ वो 24/7 या शिफ्ट सिस्टम रखना पड़ेगा, विच इज़ द एडमिन्स प्रॉब्लम, बट दैट इज़ अ बेसिक नीड. इफ़ यू कैन मेक पैरल कोर्ट्स एंड फुटसल कोर्ट्स जिसकी यूटिलिटी शायद मेरी और आपकी ज़िंदगी में उतनी ना हो जितनी एक फार्मेसी की है, तो आई थिंक यू रियली नीड टू देन कन्विंस द एडमिन कि वो अच्छा दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. ठीक है, बिकॉज आपकी एक 45 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिविंग ऑन द कैंपस, उनका जीना मरना यहाँ है. ठीक है, और उनके लिए एक बेसिक अगर फैसिलिटी इस्टेब्लिश नहीं होगी तो दैट वुड बी अ बिग फेलियर ऑन मी एज अ स्टूडेंट काउंसिल मेंबर, पार्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, एंड देन बिग फेलियर ऑन द एडमिन्स पार्ट एज वेल. राइट, ओके, थैंक यू. अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी. आप लोगों के कुछ स्लोगन्स हैं जिसके ऊपर आपने बहुत फोकस रखा हुआ है. Normally slogans are deterministic of the entire campaign, right? So what I want to understand is, without using the words student or change or empowerment or tabdili, what is specifically the core soch in your campaign, as well as what is the ittihad for your campaign, and what are you exactly bringing to the table with these slogans and with these manifestos? I think soch represents two different angles. Number one, वो एंगल जो मेरी तरफ से एक स्टूडेंट को परसीव होता है, एंड नंबर टू वो सोच जो एक स्टूडेंट को अपनी तरफ से रखनी चाहिए. जो एंगल मेरी तरफ से परसीव होता है, दैट इज़ के मेरी सोच क्या है, व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क वंस आई गेट इनटू द काउंसिल, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट इज़ कि आप यूजिंग हिम्मत, यूजिंग एम्पैथी एंड यूजिंग मंतक, लॉजिक, आप डिसाइड करो हु टू सपोर्ट इन दीज इलेक्शंस, आप अपना वोट किसको कास्ट करते हो, एंड देन ये 3 वो वैल्यूज़ है जिनके ऊपर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह व्हेन आई कम इनटू द काउंसिल मैं जिनके ऊपर स्टूडेंट बॉडी के बेटरमेंट के लिए फॉलो करूँगा. फॉर मी जो मेरा कैंपेन स्लोगन है, इट्स अज़्म इत्तेहाद, लिटरली ट्रांसलेटेड टू एम फॉर यूनिटी.
ठीक है. तो ये जब मैंने इनिशियली कैंपेन स्टार्ट की थी, तो दिस इज़ ऑल्सो द ग्रुप चैट्स नेम. ठीक है. तो उसका अगर आप सरफेस लेवल पर उसको एवेल्यूएट करो तो उसका मतलब ये है कि इट स्टार्टेड ऑफ विद द फैक्ट कि अच्छा, आई हैव डिफरेंट पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ Pakistan. I have people from different regions, from different ethnicities that are included within my campaign, and that was like, oh, acha, we are united for a cause. अब इत्तेहाद for what? इत्तेहाद for basic utilities जो आपको नहीं मिल रही, इत्तेहाद for better क्या कहते हैं petition reforms, इत्तेहाद for DC reforms. ठीक है. So basically unity for different मसाइल on campus, because ये कुछ लोगों की या चंद ग्रोहों की कैंपेन नहीं है. ठीक है. This is inclusive and representative of every segment of the population that is within LUMS. So that was like my aim, कि I don't want to be a candidate of certain groups only or a certain fragment of the population. I want to be a candidate that is likely to be represented of or reflective of most of the population here. All right, perfect. That concludes our general question discussion. We're going to be moving on to your hot seat questions. But before that, मैं एक चीज़ highlight करना चाह रही थी जो शायद आप लोगों के specific manifesto से related ना हो, but it is a pattern that was noticed in the speeches and in the campaigning. There is this discussion, and I think our audience really wants to know कि आप लोगों की एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुकात हैं. There has been discussion of course on campus के let's say a female candidate is standing, so a lot of their body is going to be female as well. What do you guys think of that? And I've heard that the other side then believes that empowerment is for all, and so they should vote for whomever they please. So if you were to engage with these concepts, are you engaging with them, and what do you think about them? अच्छा, तो सिमिलरली वही बात आती है कि अगर आप इसी पोजीशंस के साइड पे रखें एंड यू लुक एट द रेस्ट ऑफ द काउंसिल, आपके पास जितनी नंबर ऑफ मेल सीट्स हैं उतनी नंबर ऑफ आपके पास फीमेल सीट्स हैं, तो देयर इज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द रेस्ट ऑफ द काउंसिल. एज़ फॉर द ईसी पोजीशंस, वो आपके पास एक जनरल सीट है एंड वो एक जनरल सीट रखी इसलिए गई है कि उसके ऊपर फीमेल्स वांट टू कंटेस्ट, दे कैन कंटेस्ट, मेल वांट टू कंटेस्ट, दे कैन कंटेस्ट. लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक आफ्टर 2 or 3 years जब से ये एक्सटर्नल इलेक्शंस चल रहे हैं, देयर इज़ अ फीमेल कैंडिडेट इन बोथ द जेंसिक पोजीशंस एंड द प्रेसिडेंशियल पोजीशंस, और ये चीज़ हमने काफ़ी रिस्पेक्ट किया एंड ऑब्वियसली अपनी तरफ से जितनी हम सेफ स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं वी हैव. लेकिन व्हेन आई डिसाइड टू स्टैंड अप फॉर दिस पोजीशन, मैं ये नहीं सोच के खड़ा हुआ, मैं अपनी एक नज़रिया लेके खड़ा हुआ था. आई डिड नॉट नो हु माई ऑपोजिशन वाज, आई डिड नॉट नो कि मेरे ख़िलाफ़ कौन खड़ा हो रहा है. मुझे ये पता था कि ये मेरा नज़रिया है एंड आई फील लाइक आई एम क्रेडिबल इनफ कि ये नज़रिया मैं काउंसिल के अंदर आकर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. एंड देन इट इज़ अप टू द स्टूडेंट बॉडी के वो इस नज़रिए को किस तरह देखते हैं एंड वेयर थिंक आई कैन इम्प्लीमेंट इट और नॉट. So for me, how I want to take up this answer is the fact that when I began campaigning, my entire vision was the fact that you cannot shy away from these realities that there are certain segments of the population that do not get those sort of representation in EC positions. But I don't want people to vote for me because I'm a woman. That's explicitly what I've been saying for a very long time in my pitches as well. My entire narrative is to say that you evaluate a candidate, ठीक है, by taking things like gender, like ethnicity, like race, religion, ठीक है, and in some cases even socio-economic class out of the equation, and then evaluate a candidate on those metrics. अगर उनके पास एक अच्छा मैनिफेस्टो है, अगर उनके पास एक अच्छा नज़रिया है, अगर उनके पास ट्रस्ट ऑफ द पीपल है, so that's how it should be evaluated. ठीक है, cornering people into saying कि अच्छा just vote for me for a certain reason, I think that is something that I run against, because again that is not representative of the entire population. And coming back to again my slogan Azm Ittihad, that Ittihad also meant कि मर्द और औरत का इत्तेहाद, because that is something that I've been facing in the campaign, or something that I've been questioned upon. ठीक है, because आप अगर एक तरफ कह रहे हो कि वो अच्छा certain people are taking up the representation and you're going to counter it by making the other segment of the population the cornerstone of your campaign, I think that's not how it goes, because आप हाथ में हाथ, if you go hand in hand, only then the true truly the मसाइल could be क्या कहते हैं उनका ट्रूली द मसाइल हल हो सकते हैं. बिकॉज अगेन जब तक यूनिटी नहीं हो सकती ना, तब तक कोई भी ऑन द पेज नहीं आएगा आपके मसाइल हल करने के लिए. तो उसके लिए यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. Alright, so you don't want our audience to be voting for you simply because of the fact that you're a woman. Yeah. You want them to see your capabilities, and it's the same for you as well. So you guys do not want the audience to see things like gender and ethnicity. I think the lens should be changed, and that's exactly why I'm running. कि अच्छा ये आप उससे बढ़कर देखो एक कैंडिडेट हो.
That's wonderful. That's wonderful. That's very strong. Okay, so we're going to move on to hot seats. Okay. I'm going to ask you guys questions. You can take maybe 5 to 10 seconds to think about it, and then you must answer. But try to keep it short because we have a lot to go through. We have a lot of questions from our audience. सबसे पहले we're going to be asking Fiza the first question for the hot seat. Fiza, आपने एक सेंटरपीस बनाया अपनी कैंपेन का कि औरतों को खड़ा कर दिया जाता है, औरतों को बिठा दिया जाता है, they are become proxies for male candidates. तो अगर आप इलेक्ट हो जाती हैं, how will you dismantle this boys club that is able to do this, that has garnered enough support to be able to do this? How will you tackle them? Nawal, I think that is a very lovely question. उसके अंदर ना I'll revert back to one thesis paper that I wrote for my A-levels GPR project, A-levels में final. It was centered around the fact should there be reserved seats for women in council or not. Initially before writing the paper, I was against the idea of reserved seats. I was like, oh, a woman is capable and they can come. But then if you start studying the ground realities, which are out there in the worldwide point of view, and now even in LUM society, we cannot shy away again from those realities. The biggest impact that the research concluded, and the fact that I have felt, is the fact that the psychological impact that you leave. These are realities कि हाँ ये certain difficulties exist करती हैं, but I'm not gonna say कि फिज़ा एक बहुत बड़ी कोई चीज़ है, उसने कोई बहुत बड़ा कोई मार्का मारी है, but I'm an exception in this culture. That exception over the time would become the norm, and this is not just for women. It is for the fact कि अक्सर औक़ात आपके financial and financial aid students and NOPs के साथ भी यही बर्ताव होता है. A friend of mine wanted to run, but then again she thought for a week and then she was like, oh, I cannot sustain that pressure. ठीक है. So हर किसी की एक different मुश्किलें हैं, और उन मुश्किलों को आप इस तरह टैकल कर सकते हो कि वो अच्छा ठीक है उसने किया, उसके दरमियान में भी थी, ठीक है, but you have to take that first leap of faith. And so in other cases as well, they would be able to take that first leap of faith कि वो अच्छा उसने किया तो so can be. And inshallah if I do end up winning, ठीक है, they taking up those roles, those positions, those क्या कहते हैं roles and positions, तो आप उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, अच्छा वो कर सकती है काम, तो कोई बाद में ये नहीं कह पाएगा कि वो अच्छा वो इस बैकग्राउंड से आई थी, इस सेगमेंट से आई थी तो काम नहीं कर पाई, या वो इस बैकग्राउंड या सेगमेंट से आया था तो काम नहीं कर पाया, ठीक है. दैट वुड बी रिफ्लेक्टिव कि वो अच्छा वो भी उतना ही अच्छा काम कर सकता है जितना कोई और कर सकता है, ठीक है. सो आई थिंक द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, truly speaking, the psychological impact is the greatest impact that we're going to leave. And secondly, of course, there are going to be some certain policies as well that if I do end up winning, I'll be bringing up into the system. उसमें सबसे पहले यही होता है कि आपकी harassment policies बेहतर होंगी. It would be easier for women to connect with me. It would be easier for different segments of the population to connect with me. Secondly, उसमें ये भी होगा कि जो ground realities आप tackle करो. अगर एक फाइनेंशियल एड स्टूडेंट या NOP स्टूडेंट नहीं आ पा रहा बिकॉज उसको हरासमेंट का शिकार होना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप एक ग्राउंड रियलिटीज इस्टेब्लिश करो कि वो अच्छा एथिक्स कमेटी वुड टेक सर्टेन डिसीजंस, दे वुड टेक सर्टेन स्टेप्स, ठीक है, नॉट जस्ट मेकिंग इट अ नोटिसेबल ऑफेंस, मेकिंग इट अ डीसीबल ऑफेंस, मेकिंग इट अ एक्सपल्शन ऑफेंस. पिछले साल क्या हुआ, आप एक फ्रेशमैन माजूर बच्चे के कमरे में घुसकर 15 बच्चा उसका वोट छीन कर डाल रहा है, ठीक है, मेक दोज पीपल होल्ड अकाउंटेबल. दे truly threaten that child, okay, what kind of culture that you are proposing. So it's the psychological impact, I'll again say that is the number one priority, and the second is of course how you structurally deal with those problems as well. Okay, Abdullah, so the next question is going to be for you. You talked about rerunning in your manifesto and your speeches. You talked about the fact that executive council and the student council there should be no rerunning. For the people who stand to gain from rerunning and the people who stand to stay in power, जो आपके साथ student council में exist करेंगे, वो तो नहीं चाहेंगे कि आपके पास कर सको motion. So how are you going to bring the entire council on board and tackle this issue? So I think आपकी जो काउंसिल है वो 29 मेंबर्स की होती है, और उसमें से चंद लोग इस तरह के होंगे ज़रूर who want to stay in power, जो रीरन के लिए आते हैं, क्योंकि रीरन की जो बेसिक मीनिंग है वो यही है कि एक ग्रुप से एक या दो कैंडिडेट्स बार बार काउंसिल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ एसेंशली व्हाट यू वांट टू फिनिश. आपने लॉबी सिस्टम ख़त्म करना है, तो ये चीज़ आपने पूरी काउंसिल को एक्सप्लेन करनी है,
आई थिंक 29 के अंदर से देर विल बी ओनली अ चंक जो एक्चुअली बार बार सियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं. द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स उन्होंने जिस तरह अपनी कैंपेन के अंदर लोगों को रीच आउट किया, लोगों को वादा किया हम आपकी बेटरमेंट के लिए सोचें. एंड रिसेंटली हर कैंडिडेट यही वादा करता है कि हम लॉबी से नहीं है और हम काउंसिल के अंदर आकर अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम लॉबी सिस्टम को रिमूव करें. आई थिंक फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आप रीरन बैन करो ताकि वो जो एक ग्रुप से बार बार कैंडिडेट्स आते हैं काउंसिल के अंदर वो चीज़ रुक सके. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ दी council members will surely understand this argument, or inshallah the constitution would be amended. All right, perfect. Now we're going to move on to specific questions from your manifestos. Fiza, we're going to be discussing some issues that are plaguing especially masters and PhD students, because आप जो policies बनाएंगे वो obviously उनके ऊपर भी apply करेंगे. अब आपकी जो speeches हैं and posts हैं, they're wonderful and they provide health services. अभी तक जो आपकी निकली है health services for all, and that's remarkable. But at the end of the day, as far as you were observed, there was no set plan or detailed plan about what's going to become of the grad students, the masters and PhD students. So even though आप pharmacy set up कर रही हैं, right? How are you going to make sure कि आपका जो आज़म इत्तेहाद का स्लोगन है, इसके अंदर वो लोग आएंगे जो ज़्यादा research oriented है. TA shift stipends हो गए आपकी SSC labs need refurbishing. There are so many costs that will be incurred if you want to cater to this section of the population. अगर वो सारी costs फार्मेसी के लिए चली जाएंगी या फिर व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी के लिए जाएंगी, what are you really then prioritizing? Is your question based on the fact how I be representative of the grad students? Yes. Okay. So primarily Nawal, for that I have a plan, and there's an academic route and a non-academic route. Academic route में ये था कि a lot of times जैसे अगर हम undergrad students हैं, अपने masters के लिए apply करें, PhD के लिए apply करें, CSO is providing us an established support system to a very good extent. But that is not the same for your grad students. They don't know which route to take after doing their masters or PhD. ठीक है, to a very basic level उनको support मिल रही है, especially for applied sciences उनको नहीं मिल रही. ठीक है, तो one thing is कि CSO में amendments and then creating an established support system for them. That is the academic route. Non-academic route में उसमें ये आता था कि उनके जो different मसाइल, जब मैंने इतने लोगों से उनके साथ उठी बैठी, तो मसला ये आ रहा था कि उनका age gap is very different from us. ठीक है, there are people who are coming from industries, especially जो MBA वाले हैं वो तो काम भी कर रहे होते हैं साथ. ठीक है, most of them are working along the side और फिर उनकी studies होती हैं. Once they are on campus, उनको एकदम study के loop में फेंक दिया जाता है. They haven't had an orientation week, they haven't had anything, तो उनकी socially they're not really well integrated. So one thing that they really were excited was for the fact कि अच्छा there should be an orientation, अगर एक week का नहीं, चलो 2 दिन का ठीक है होना चाहिए, where we are socially integrated, we know our path around the campus, we know our path with the people around us, with the people of our batch as well. फिर दूसरा ये था कि again societies के अंदर उनको रखा नहीं जाता, या हमारे पास एक सोशल चैनल नहीं है या एक्सर्शन चैनल नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए वन थिंग दैट आई नोटिस वाज द फैक्ट कि आई एम पार्ट ऑफ अ ग्रेड सोसाइटी, women in business. There are only 2 undergrad students for that. It is highly work intensive. They're already working in industries. They don't need another work intensive society. What they really need is our recreational societies. ठीक है, जहाँ again वो socially acceptable और integrate हो रहे हो. One thing that they really suggested was something like MUSOC but for grad students, a music society, a sports society but for grad students, ताकि वो मसले आए ही ना कि वो अच्छा कि grad students is taking up our place, they are not working on the same level as an undergrad, because of course an undergrad can give more time. But again इन दोनों के अंदर भी collaboration, जैसे एक MUSOC for undergrad और MUSOC for grad, ठीक है, but there could be certain events, ठीक है, जो कि उनकी collaborative effort के साथ हो सकते हैं, sports के या business के. ठीक है, ताकि we are not really excluding, ठीक है, both of them apart, but at the same time they're also mutually benefiting from each other's experience as well. So if I understand this correctly, you want to create parallel societies to the existing societies, A few that are parallel only societies. for PhD and masters हाँ, और फिर उनकी collaboration अंदर होती रहे. ठीक है, because again I as an undergrad student would love to collaborate with a masters and MBA student, because जो मैं उनके experience से learn कर सकती हूँ, I don't think so I can learn from any other experience within the undergrad society. But at the same time वो एक division और वो एक resentment create भी ना हो उन दोनों के दरमियान.
So Okay. you need to take that middle ground. Okay, perfect. Thank you, Fiza. So, Abdullah, we're going to be talking about the grad student quota that you mentioned in student societies. आपने mention किया कि alienated होते हैं grad students, PhD and master students, and जो balance है between them and of course undergraduate students who look at these societies as their social refuge, वो balance आपको maintain करना पड़ेगा. तो मेरा सवाल ये है कि how will you integrate those students in those societies, firstly, and secondly, how will you maintain the existing hierarchy and the existing culture of societies for undergraduate students? बिल्कुल अच्छा. सो वे आई मैंशन ग्रेजुएट स्टूडेंट कोटाज इन माई मैनिफेस्टोज, उसके साथ मैंने ये भी लिखा है कि वे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वांट टू ओपन देयर ओन सोसाइटीज़. काउंसिल अपनी तरफ से अपनी बेसिस के अंदर जितना उनको हेल्प कर सकती है वो करेगी. पहले मैं दूसरा पॉइंट कवर करता हूँ एंड देन बताता हूँ वाई नंबर 1 इज़ नेसेसरी. जितनी मेरी ग्रेजुएट स्टूडेंट से बात हुई है करेंटली उनकी आई थिंक टूवर्ड सोसाइटीज़ के लिए हुई हैं एक्सटर्नली, नॉट इन रिलेशन विद CCA. फॉर एग्जांपल उनकी एक कंसल्टेंसी सोसाइटी को लिए. व्हाट दे नीड फ्रॉम द काउंसिल इज़ काउंसिल उनको जितनी सपोर्ट कर सके, उनको ऑर्ड्स बुक करके दे सके, उनको फोटोग्राफर्स अरेंज करके दे सके, वो हमने उनको अपनी तरफ से करके देना है. एज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटीज़, ऐसी सोसाइटीज़ जो उनके करियर ओरिएंटेड नहीं है, आप इन 1.5 years इन 2 years आप एक सोसाइटी ओपन करो इन ग्रेजुएट एरियाज़ और उस सोसाइटी को सस्टेन करो. दैट इज़ नॉट वेरी आई थिंक एप्लीकेबल. इसी वजह से जो ग्रेड कोटा वाली चीज़ है वो हमने ऐड की थी. ग्रेड कोटा के ऊपर आजकल एक मसला ये आता है कि पिछले 2-3 साल से द स्टूडेंट काउंसिल हैज़ अप्रोच CCA, उन्होंने बात की हुई है अबाउट ग्रेड कोटा, लेकिन CCA ने कभी ये चीज़ एक्सेप्ट की नहीं है. व्हाट वी वांट इज़ कि हम हर सोसाइटी के अंदर ग्रेड कोटाज ना रखें, बट सर्टेन सोसाइटीज़ जो अंडर ग्रेड के करियर ओरिएंटेड नहीं है. फॉर एग्जांपल आपकी स्पोर्ट्स सेट लम सोसाइटी होगी, इस तरह की जो सिमिलर सोसाइटीज़ हैं जो दोनों ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक टाइम पे सस्टेन कर सकती हैं, उन सोसाइटीज़ के अंदर उनको चांस मिलना चाहिए. All right, perfect. Now I want to move on to a question that I will pose to both of you. मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों ने फोकस किया जिन चीज़ों पे, आपने हेल्थ पे किया, आपने इंटीग्रेशन के ऊपर किया. मेरा सवाल आपसे ये है कि इन दिस डे एंड एज विद फी हाइक्स, with budget cuts, with restrictions, more restrictions than we've ever known, how can you justify putting this budget into things like this rather than making sure कि for instance आप बच्चा afford कर सकता है लम्स को? How do you justify it? I think ये एक इस तरह का question है similar to one that was asked from us during the debates. Currently council has approached the vice chancellor और उन्होंने एक चीज़ propose की है कि आप endowment funds की basis पे आप endowment funds लम्स के अंदर लाएं. Currently आप देखें globally जितनी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं they rely mainly on these funds, not on tuition fee. लेकिन लम्स का आई थिंक टोटली ऑपोजिट, आप रिलाई करते हो मोस्टली ऑन अंडरग्रेड ट्यूशन फ़ी. जब आपकी रिलायंस इस फीस से हट के उन एंडोमेंट फंड्स की तरफ जाएगी, आई थिंक दैट वुड बी मोर एप्लीकेबल. आपके जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट इनटेक होता है वो आपका कांस्टेंट होगा, एज वेल एज आपकी जो फ़ी हाइक्स हैं वो रिलेटिवली एक लोअर परसेंटेज पे होंगी. लेकिन एक इशू जो ये आता है, आपने जो इंश्योर करना है वो ये है कि आप जब एंडोमेंट फंड्स एक डोनर से लेते हो, उस डोनर का जो वेटिंग प्रोसेस है दैट शुड बी प्रॉपर प्रोसेस कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं और जो डोनर की वैल्यूज़ हैं दैट शुड मैच. क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे डोनर आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है. सो इंस्टेड ऑफ दैट बीइंग बैड इन्फ्लुएंस, आपने वो वेटिंग प्रोसेस के थ्रू इंश्योर करना है कि इस तरह का सिनेरियो कभी क्रिएट होता नहीं. Right. So Nawal, in my case, I think अभी जो according to the financial reports of 2024 to 25 LUMS की उससे prove हुआ कि about 50% of your finances are reliant on the tuition fees of the undergrad. उसकी वजह से आपके reliance on donors and endowments, again as Abdullah mentioned, is very low. So LUMS as a university, I think, is the only university in Pakistan जिसके सबसे ज़्यादा wide alumni network है, and in various places. ठीक है, reach out to those, but that is not just the responsibility of the admin. ठीक है, again as student council members, I'll revert back to the same point that I made. Have sponsorship for scholarships as well, and those things are something that people could actually work on from the council as well, especially your senior batchups, your junior batchups who have those industrial contacts. Reverting back to that again, ठीक है, because again इन लोगों के साथ काम किया होता है, they are working either internships के through या
through actual work, ठीक है, and they can create those sort of channels and pathways, ठीक है, scholarships देने के लिए. अभी एक चीज़ जो हो रही है कि आपकी फ़ी हाइक को रोकने के लिए another alternative that they have taken is batch sizes. उसमें अभी जो करंट ग्रेजुएटिंग बैच ऑफ लॉ स्कूल है वो अबाउट 50-55 लोगों का है. उसमें से आपको 3-4 लोगों को स्कॉलरशिप्स मिल गए, ठीक है. हमारा जो बैच है ये अभी जो फ्रेशमैन बैच है वो 110-130 बच्चों का लॉ स्कूल का बैच है. तो वो रेशो भी उन स्कॉलरशिप्स की उसी तरह इंक्रीज़ होनी चाहिए. और उन स्कॉलरशिप्स को इंक्रीज़ करने के लिए यू वुड हैव टू फाइंड डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट राउट, एन अल्टरनेटिव route as well. So focus on that as well. Awesome, perfect. Thank you so much. We're going to be moving forward to the last questions. I have one last question each from both of you. Abdullah, we're going to be looking at you first. In your caption for your Instagram post, you said, "Intent without execution is hollow." Your manifesto has 16 sections of promises. If you can only execute, let's say, 3 of these, right? Which ones will you sacrifice, and how will you justify that hollow intent to the students that were expecting all 16 to make it? अच्छा, so जब भी मैं एक स्टूडेंट को पिच देता हूँ मैं उनको ये कहता हूँ कि मेरे मैनिफेस्टो के अंदर आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे और कुछ चीज़ों की सॉल्यूशन भी उसके साथ मिलेंगी, लेकिन जो चीज़ मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ नेक्स्ट डे दैट इज़ कि यू कैन होल्ड योर काउंसिल एक्सेसिबल एंड अकाउंटेबल. उनके दरमियान जो बैरियर है बिटवीन द काउंसिल एंड द स्टूडेंट बॉडी वो हमने हटाना है. एज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स मैं आपको ये वादा ज़रूर करता हूँ हमेशा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वो मसले हल हों, लेकिन उनकी मैं आपको करेंटली गारंटी नहीं दे सकता. आई थिंक कोई भी कैंडिडेट उनकी गारंटी नहीं दे सकता. बात इस चीज़ पे आती है कि आपने कहते कि कौन से मसलों को आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे. आई थिंक प्रायोरिटाइज बीइंग एन ईसी मेंबर, आपने 13 कमेटीज़ आपके अंडर आती हैं. आपने 13 कमेटीज़ को इक्वली जो आपके मैनिफेस्टो के अंदर पॉइंट्स हैं वो डेलीगेट करने होते हैं एंड इट इज़ अप टू द कमेटी मेंबर्स. सही है, हमारे ऊपर भी होता है यस कि व्हाट वी वांट टू प्रायोरिटाइज, लेकिन हमने यही कोशिश करनी है कि हम हर कमेटी को इक्वली लेकर चलें. जिस तरह प्रीवियसली होता है कि आप कुछ कमेटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हो, कुछ कमेटीज़ आप बिल्कुल साइडलाइन करते हो. आई डोंट वांट टू फॉलो द सेम प्रोसेस. मैं चाहता हूँ कि मैं डेलीगेट करूँ एंड ऑटोनॉमी लीव करूँ टू द काउंसिल मेंबर्स, टू द कमेटी मेंबर्स इन चेज कि हाउ दे वांट टू प्रायोरिटाइज बिटवीन द डिफरेंट पॉइंट्स इन माई manifesto and their manifestos as well. All right, perfect. Fiza, the next question is actually going to be for you. आपने बात की अपनी स्पीच के अंदर कि your voters, you owe your voters to show up. You owe it to them कि अगर वो आपके लिए वोट करें तो you show up for them, you fight for them and you stand strong for them. अब मेरा सवाल यहाँ आता है कि एक दफ़ा ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश कर लो कि आप मुझे वोट दो एंड सिर्फ तब आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू. हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर कि कोई वोटर आके आपके पास ये ना कह सके कि अच्छा ठीक है यू नो यू ओड मी सो मेरा पिटिशन आपने पुश थ्रू करना है, या यू ओड मी तो मैंने सोसाइटी में जाना है मुझे अंदर लेके जाओ. How will you make sure that this relationship does not remain transactional? How will you make sure that you show up for them while also maintaining the transparency that you promised? Again, Nawal, that is an exceptional question. I'd like to answer and by clarifying the fact that what do I mean by owe to my voters. Owing to voters or owing to the voter bank, ठीक है, the potential voter bank means कि ओ अच्छा I'll owe to them कि ओ अच्छा मैं उनके वोट से या इन सब लोगों की आवाज़ बनकर इधर अगर आई हूँ तो I owe to them to deliver on the promises that I have made. That are the promises like oh अच्छा बेहतर पानी पीने की facility, DC reforms, ठीक है, reforms in petitions, ठीक है, आपका क्या कहते हैं caps and health care. So this is what I mean by owing कि अच्छा now you guys have put your trust and faith in me, ठीक है, तो I owe it to you guys to deliver on these things. ठीक है. Now how to make sure that the transparency is there कि वो अच्छा I'm not just giving rewards or tokens to a certain group that was supporting me. Again reverting back to my Azm Ittihad, not Ittihad just of the people that are supporting me but again unity as a whole, because मेरे लिए एक इंसान जो मुझे वोट दे रहा है या नहीं दे रहा, I think they're both important, ठीक है, and they're both equally important in my sense, because अगर आप ये वाला culture establish कर दोगे कि वो अच्छा I'm just gonna reward those, तो again there that is sort of a tokenism and incentive for the lobby culture to perpetuate कि वो अच्छा वही एक्सट्रीम चलती रहेगी कि वो अच्छा आपने मुझे रिवॉर्ड किया तो अगले साल आप उसको फिर रिवॉर्ड करोगे एंड सो द चेन बिगिन्स एंड द कंटिन्यूज. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू रियली डिट्रैक्ट एंड sort of
ख़त्म करने के लिए उस कल्चर को, आई थिंक इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ पर्सन कि आप सबको इक्वली इस्टेब्लिश करो, इक्वली उनको रिप्रेजेंट करो. फॉर मी अगेन ओइंग मीन्स ओइंग देम to deliver on my promises that are the promises of not just certain few people. ये promises आपके भी हैं, मेरे भी बुनियादी मसाइल हैं जो सिर्फ चंद ग्रोह नहीं फेस करते, ये entire population faces. All right, wonderful. Thank you, Fiza, and thank you, Abdullah. And if there's anything that you would like to say to your audience, maybe a one-liner at the end as to how you're feeling, how you want to be taking this forward, go ahead. Thank you so much, Nawal. First, I'd like to thank my supporters and the non-supporters because they have been very very supportive of me. ठीक है, it's not easier to come into these elections, not just as a woman but for any candidate. ठीक है, because there's so much scrutiny around you. So one thing that I would want to say is just be respectful not to me, to every other candidate that is running for any other seat. ठीक है, आप रिस्पेक्ट दोगे तो आप रिस्पेक्ट लोगे. मेरे लिए ये इलेक्शन ईगोज़ का इलेक्शन नहीं है, और ना ही आप लोग ईगोज़ का इलेक्शन बनाएं. ठीक है, मेक इट अ इलेक्शन ऑफ नज़रिया, मेक इट अ इलेक्शन ऑफ मेरिट, evaluate your candidates on that basis. और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स बिकॉज आई नो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट पीरियड फॉर ऑल ऑफ यू. एग्ज़ाम सर पर है, डेड वीक चल रहा है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. Abdullah, what would you like to say on Thank a you. parting note? Thank you, Nawal, and to the voter bank. मैं बस ये कहना चाहूँगा कि as I mentioned the 3 values, हिम्मत, empathy और मंतक, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि at the end of the day, as the election day gets nearer, आप अपना वोट इन तीनों values को नज़र में रखते हुए कास्ट करें. The vote can be casted to me, can be casted to my opponent, that does not matter, लेकिन आपकी सोच मैटर करती है. लाफिज़. Thank you so much, Lums, for tuning in and watching the Ghair Siyasi show. We will be back with episode 2, जहाँ पर हम presidential candidates से गुफ्तगू करेंगे. Thank you so much, Fiza and Abdullah, for joining us, and we hope you have a great election season and good luck.